नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्षितिज पार्ट 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। तो इसका दो बैलों की कथा का सार है बच्चों कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। कृषक समाज जो कृषि पर आधारित जो खेती करने वाले लोग हैं और पशुओं पर के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। जिस समय हमारी आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उस भावना से जुड़ी कहानी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो बच्चों, ये दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कथा है, जिसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने एक जूरी और काची के दो बैलों के का वर्णन किया है, जिनके नाम थे हीरा और मोती। उन दोनों बैलों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता। जूरी उनकी पूरी देखभाल करता था। जूरी जो था, उनका मालिक था, वो उनकी पूरी देखभाल करता था, हीरा और मोती। एक बार जूरी ने उन्हें अपनी ससुराल भेज दिया। ससुराल जानते हो, जहाँ से उसकी शादी होती है जूरी की, वहां भेज दिया। तब हीरा मोती ने समझा कि उन्हें भेज दिया है, इस कारण मौका पाकर वे दोनों बैल वहां से भाग गए। उन्हें फिर जूरी के ससुराल भेजा गया। इस बार भी वे वहां से भाग गए। उन्हें मार्ग में एक खेत में चरते हुए पकड़े जाने पर उन्हें कांजी हाउस लाया गया। मार्ग में जब वो बार बार उनको वहां भेज देते, जूरी की ससुराल, और वो वहां से वो सोचते कि मुझे भेज दिया गया है, तो वहां से बार बार भाग आते। उसके बाद दोबारा जब वो भाग कर आए तो एक खेत में चर रहे थे, तो उनको खेत के मालिक ने पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस बच्चों, कांजी हाउस जहाँ आवारा पशुओं के रखने की जगह को क्या कहते हैं, कांजी हाउस में रखा गया। वहां से उनकी क्या हुई, जब कोई मालिक उनको लेने नहीं आता है तो कुछ दिनों के बाद वहां से उनकी नीलामी कर दी जाती है। तो उनको उनके मालिक लेने के लिए नहीं गया हीरा मोती को, तो उनकी नीलामी कर दी गई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई के साथ चलते चलते दोनों बैलों को क्या हुआ, उससे डर लगने लगा। इसलिए वे दोनों भागकर जूरी के घर आ गए। अपने प्यार करने वाले मालिक और अपने स्थान को पाकर वे बहुत खुश हुए।
झूरी ने उनके पास चारा डाला तो उनकी पत्नी ने उनके माथे चूम लिए। इस तरह दोनों बैल प्रसन्नता के साथ रहने लगी। ये जो है कहानी का सार है, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अब मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना दो बैलों की कथा पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। आप लोग अपनी बुक को खोलकर हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए और जो चीज ना समझ में आए उसको अंडरलाइन करते जाइए। अब बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जो जानवरों में सबसे मूर्ख, जो बेवकूफ होता है, उसको हम गधे को समझते हैं और उस गधे की उपाधि बुद्धिहीनता से दी जाती है। जैसे हमें किसी को बुद्धिहीन कहना होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये तो बहुत गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही किसी ने देखा कि गधा कभी क्रोध करता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ। कुलेल करना खुश हो जाता, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख उसके चेहरे, हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब इस पैराग्राफ का अर्थ है कि गधे के चेहरे पर क्रोध एवं असंतोष कभी नहीं दिखाई देता। गधे के चेहरे पर
क्रोध और असंतोष कभी नहीं दिखाई देता। सरल एवं सीधेपन के कारण गधा बहुत सरल है और बहुत सीधा, इसलिए उसे लोग क्या करते हैं, कमजोर समझते हैं तथा बात बात में उसको बहुत ही दबाने का भी प्रयास करते हैं। सीधापन यद्यपि मनुष्य का एक श्रेष्ठ गुण है, परंतु संसार में स्वार्थी एवं दुष्ट एवं दुराचारी लोग भी रहते हैं। वे सीधापन रखने वालों को अनावश्यक तंग करते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों को सीधापन अपनाने से अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। अब गधा जो है सुख दुख, हानि लाभ, भूख प्यास आदि किसी भी स्थिति में सदा समान रहता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे भूखा हो चाहे प्यासा हो, हर स्थिति में सदा समान रहता है। वह असंतोष, क्रोध व विरोध नहीं करता, कभी भी असंतोषी नहीं दिखाई देता, कभी भी विरोध नहीं करता है। वस्तुतः ये ऋषि मुनियों के इस गुण माने जाते हैं। जो ऋषि मुनियों में जो गुण होते हैं वो गुण गधे में माने जाते हैं। जिस प्रकार से ऋषि मुनियों को कोई भी सुख दुख, हानि लाभ, भूख प्यास से कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार से गधे को भी इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए लेखक ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है और ऋषि मुनियों के समान गधे में उन्होंने कहा है कि गुण दिखाई देते हैं। अब ये पैराग्राफ का अर्थ।